हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कशन किया था वो था हमारे पास में डबली रेनफोर्स सेक्शन बाई एलएसएम। सिंगली का हमने देख लिया था। डबली का हम लोगों ने क्या क्या पैरामीटर होता है, कैसे होता है, वो हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया फुल डिटेल के अंदर। अब जो हम डिस्कस करने वाले वो हो जाएगा एनालिसिस ऑफ टी और एल बीम बाई एलएसएम। जिस तरीके से हमने डब्ल्यूएसएम के अंदर सिंगली, डबली और टी और एल बीम देखा था, ठीक वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी सिंगली और डबली को देख चुके। सो दिस इज द लास्ट, दैट इज द टी बीम। टी बीम क्या होता है, किस तरीके का होता है, इफेक्टिव विड्थ क्या होती है, मोनोलिथिक क्या होता है, आइसोलेटेड क्या होता है, वो सारी डिटेल हम लोग डब्ल्यूएसएम के पार्ट में देख चुके हैं। और वहां से हम लोगों ने कंक्लूजन ये निकाला कि बीम जो होता है, टी और एल बीम जो होता है, वो दो तरीके से होता है। एक होता है मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर स्लेब और बीम दोनों एक साथ बिहेव करती हैं और स्लेब का कुछ पोर्शन बीम के बेंडिंग के इफेक्ट में रहता है। तो बीम जब बेंट होगी तो स्लेब का कुछ पोर्शन उसके साथ बेंट होगा। तो जितना पोर्शन बेंट होता है वो उसका फ्लेंज कहलाता है। अगर एंड के ऊपर बीम है तो एल बीम का फ्लेंज हो जाएगा, और बीच में यानी कि इंटरमीडिएट बीम है तो वो आइसो जो है वो टी बीम का फ्लेंज हो जाएगा। ये तो हम मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन के लिए। दूसरा हम ये देखते हैं कि भाई हमारे पास में जब हम जैसे रेक्टेंगुलर शेप का बीम बनाते हैं, ठीक वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, टी शेप या एल शेप का बीम बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड टी और एल बीम। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड टी और एल बीम। तो उसके लिए हम लोग जो है बिहेवियर देखते हैं कि भाई वेब का जो बेंडिंग का इफेक्ट होगा वो फ्लेंज की विड्थ से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो जब कभी भी हम आइसोलेटेड के लिए या फिर हम मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन के लिए जब एनालिसिस करते हैं तो हम लोग इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लिंज को लेके बात करते हैं, उसको लेके एनालिसिस करते हैं। तो अलग अलग सिचुएशन में इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लिंज कितना होगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लिंज। तो ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा इसके अंदर इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लिंज। इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज, विड्थ ऑफ फ्लेंज जिसको हम लोग जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज द बी एफ के द्वारा। और ये हो जाएगा आपके पास कुछ ऐसे, लुक एट दिस, दिस इज द वन। चलिए, तो इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज के अंदर दोस्तों हमारे पास दो तरह का बीम है। पहला हो जाएगा मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन। मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन, मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन, इसके अंदर अगर हम देखें तो फर्स्ट हो जाएगा फॉर एल बीम। पहला हो जाएगा फॉर एल बीम। एल बीम के लिए अगर हम वैल्यू लिखेंगे बी एफ इज इक्वल टू बी डब्ल्यू प्लस 3df प्लस एल नॉट बाई 12। तो ये हो जाएगा आपके पास में, दिस इज द वन। तो ये हो जाएगा आपके पास दिस एल नॉट बाई 12 लाइक दिस। एंड इसमें हम कंडीशन क्या देते हैं, इसमें कंडीशन हम ये देते हैं कि बी एफ का वैल्यू शुड नॉट मोर देन बी डब्ल्यू प्लस एल नॉट 1 डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा एल बीम के लिए। सिमिलरली जब मैं टी बीम के लिए बात करूंगा, टी बीम के लिए बात करूंगा दोस्तों, तो टी बीम में क्या होगा, टी बीम में हो जाएगा बी एफ इज इक्वल टू बी डब्ल्यू प्लस 6df प्लस एल नॉट बाई 6 एंड बी एफ का जो वैल्यू होगा, दिस इज बी डब्ल्यू। बी एफ जो है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, बी डब्ल्यू प्लस एल नॉट 1 प्लस एल नॉट 2 बाई 2 से, एल नॉट 2 बाई 2 से। ये हो गया आपके पास में इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन के लिए। मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन के लिए अगर मैं जो है वो आइसोलेटेड के लिए बात करता हूं, आइसोलेटेड बीम के लिए, तब क्या होगा, दूसरा हम लोग देख लेते हैं आइसोलेटेड के लिए। दूसरा हो जाएगा आइसोलेटेड, आइसोलेटेड बीम के लिए। तो आइसोलेटेड बीम के लिए अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपके पास, दैट इज पहला हो जाएगा टी बीम के लिए, दिस इज फॉर टी बीम। तो टी बीम के अंदर अगर हम देखें तो बी एफ दिया जाएगा बी डब्ल्यू प्लस एल नॉट अपॉन एल नॉट बाई बी
+4 लेस देन इक्वल टू बी, ये हो जाएगा टी बीम के लिए। सिमिलरली जब मैं एल बीम के लिए देखूंगा, एल बीम के लिए मैं देखूंगा तो एल बीम के लिए क्या हो जाएगा, बी एफ इज इक्वल टू बी डब्ल्यू प्लस 0.5 एल नॉट अपॉन एल नॉट बाई बी प्लस 4, एल नॉट बाई बी प्लस 4, दैट आल्सो लेस देन इक्वल टू बी, दैट आल्सो लेस देन इक्वल टू बी। तो आपके पास में चार तरह की हो गई, आइसोलेटेड एल बीम, आइसोलेटेड टी बीम, मोनोलिथिक टी बीम और मोनोलिथिक एल बीम। इन चारों में से किसी भी एक को लेके आप एनालिसिस कर लो। एनालिसिस का मतलब एक्स यू, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एंड उसके लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का इक्वेशन लिख लो। यही चीज है जो हमने वहां देखी थी, वो क्या हम यहां करने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड, अब मैं कंसर्न क्या है, मेरा कंसर्न ये है कि मुझे एनालिसिस करना है, तो मैं चारों में से किसी एक को लेके एनालिसिस कर रहा हूं। तो मैं यहां पे ले लेता हूं आइसोलेटेड टी बीम, मैं इसको लेके बात कर लेता हूं। जो कंसेप्ट इस पे होगा वो चारों पे सेम रहेगा, बाकी रिमेनिंग पे सेम रहेगा। तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं एनालिसिस ऑफ, यहां पे हम लोग देख लेते हैं एनालिसिस ऑफ टी बीम, टी बीम। तो दोस्तों जब हम टी बीम का एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, देन लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, देन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। दोस्तों प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जब हम सेक्शन बनाते हैं, समझ लेते हैं पहले, जब हम सेक्शन बनाते हैं तो ये मेरे पास में टी बीम है। जब मैं स्ट्रेस डायग्राम बनाता हूं तो स्ट्रेस डायग्राम मेरे पास ऐसा है, सपोज कि न्यूट्रल एक्सिस यहां पे मानता हूं तो इस एक्स यू यानी कि एक्चुअल डेप्थ एक्स यू के करस्पॉन्डिंग, एक्स यू की डेप्थ के करस्पॉन्डिंग ना स्ट्रेस डायग्राम कांस्टेंट है और ना ही मेरे पास में जो है वो क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है। तो मुझे हर पॉसिबिलिटी को लेके करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ये मानता हूं कि न्यूट्रल एक्सिस किसके अंदर है, फ्लेंज के अंदर है, और इसके लिए मैं सारी बातें लिख लेता हूं। तो पहला कंडीशन हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, व्हेन द न्यूट्रल एक्सिस इज इन फ्लेंज। तो इसके अंदर हम लोग केस 1 लेके चल रहे हैं, केस वन जिसके अंदर हम लोग क्या बोल रहे हैं, व्हेन न्यूट्रल एक्सिस इज इन फ्लेंज। न्यूट्रल एक्सिस किसके अंदर है, फ्लेंज के अंदर है। अगर फ्लेंज में है दोस्तों तो ये हो जाएगा डी एफ, ये आपके पास में हो जाएगा दिस इज, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स यू लेस देन डी एफ, ये हो जाएगा एक्स यू लेस देन डी एफ। इन दैट केस इसमें क्या होगा वो देख लेते हैं। इसमें हो जाएगा आपके पास दिस इज, चलो डायग्राम बना लेते हैं। इसके अंदर क्या होगा, तो यहाँ पे भाई हमारे पास में जो टी बीम बना है वो टी बीम बनेगा कुछ ऐसे। तो दिस इज द वन एंड हियर इट इज, सो ये हो जाएगा कुछ ऐसे लाइक दिस, एंड ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, दिस इज द वन। दिस इज द वन, और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, ये हो जाएगा वेब, दिस इज आल्सो द वेब, लुक एट दिस, और ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे जब हम शो करेंगे नोटेशन, सो दिस इज द बी एफ, दिस इज द बी एफ, और ये हो जाएगा आपके पास में दोस्तों दिस इज द डी एफ। मैं क्या करता हूँ इसके अंदर थोड़ा इसको नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, लुक एट दिस, ताकि अपने को समझने में आसानी रहे, लाइक दिस। और ये हो जाएगा मेरे पास कुछ ऐसे, इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं, और ये हो जाएगा कुछ ऐसे। तो दोस्तों इसके अंदर हम क्या बोल रहे हैं, इसके अंदर हम लोग ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास में जो है वो दिस इज द डेप्थ ऑफ द फ्लेंज, दिस इज द डी एफ, दिस इज द डी एफ, ये हो जाएगा डी एफ, ये हो जाएगा बी डब्ल्यू, विड्थ ऑफ द वेब या रिब, एंड ये हो जाएगा दोस्तों ए एस टी, दिस इज द ए एस टी, एंड इसकी डेप्थ से सेंटर से ये हो जाएगा इफेक्टिव डेप्थ, दिस इज द इफेक्टिव डेप्थ। सो माय डियर फ्रेंड, अब हम क्या बोल रहे हैं, अब हम ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास में
एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो है वो कहाँ पे है, वो है यहाँ पे। दिस इज द एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, लुक एट दिस। ये हो जाएगा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, और इसकी जो लोकेशन है दोस्तों वो हो जाएगी यहां से एक्स यू। दिस इज द एक्स यू। तो क्लियरली दिख रहा है एक्स यू लेस देन डी एफ है, क्लियरली दिख रहा है एक्स यू लेस देन डी एफ है। सो दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, एक्स यू लेस देन डी एफ है। सो माय डियर फ्रेंड, हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें जो है स्ट्रेस डायग्राम बनाना होगा। सो दिस इज द स्ट्रेस डायग्राम, लुक एट दिस। और इस स्ट्रेस डायग्राम के अंदर हम लोग ये जानते हैं कि यहां से यहां तक ये रहेगा कुछ ऐसे, देन ये रहेगा कांस्टेंट, और उसके बाद में दोस्तों ये हो जाएगा पैराबोलिक लाइक दिस। दिस इज द पैराबोलिक। और उसके बाद में यहाँ पे कुछ नहीं होगा क्योंकि बिलो द न्यूट्रल एक्सिस कंक्रीट हम मानते नहीं है। एंड देन फाइनली ये हो जाएगा कुछ ऐसे, ये आपके पास में हो जाएगा कुछ इस तरीके से, हियर इट इज। सो माय डियर फ्रेंड, ये आपके पास में आ गया, कुछ बन गया इस तरीके से। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस डायग्राम। ये आपके पास में स्ट्रेस डायग्राम बन गया। यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 0.45 FC के, और यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगा 0.87 FY, और ये HT है इसे। सिंपल। अब अगर मैं इसके लिए C और T लिखूंगा तो C क्या होगा, C होगा दोस्तों, C हो जाएगा इसके सेंटर पे, इसके CG पे, दिस इज द C, और यहां पे आ जाएगा दिस इज द T, दिस इज द T। सो माय डियर फ्रेंड, इसमें हम देखेंगे तो दिस इज द C और ये हो जाएगा दिस इज द T। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा दिस इज कॉल्ड लीवर आर्म, दिस इज कॉल्ड लीवर आर्म, दिस इज कॉल्ड लीवर आर्म। तो जब मैं C लिखूंगा दोस्तों, तो C जो है, C के रेस्पेक्ट में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि सिंगली की तरह बिहेव कर रहा है। तो मैं इसके लिए इक्वेशन लिखूंगा C इज इक्वल टू, ये लिखा जाएगा C इज इक्वल टू 0.36 BF इंटू XU इंटू FC के, 0.36 इंटू B इंटू XU इंटू FC के। नाउ T हो जाएगा दैट इज 0.87 FY इंटू AST। लीवर आर्म 1 हो जाएगा D माइनस 0.42 इंटू XU। MR हो जाएगा दैट इज C इंटू लीवर आर्म, C इंटू लीवर आर्म, और ये हो जाएगा MR इज इक्वल टू 0.36 BF इंटू XU इंटू FC के इंटू D माइनस 0.42 इंटू XU, 0.42 इंटू XU। सो दिस इज द MR, ये हो जाएगा आपके पास में MR। नाउ T इंटू लीवर आर्म की बात करेंगे तो ये हो जाएगा दिस इज T इंटू लीवर आर्म। नाउ व्हाट इज T हो जाएगा दैट इज 0.87 FY इंटू AST, D माइनस 0.42 इंटू XU। सो दिस इज द MR। सो ये हो जाएगा दोस्तों लाइक दिस, ये हो जाएगा दोस्तों लाइक दिस। अब इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो, ये आपके पास में सेम वही इक्वेशन बन रही है जब आप सिंगली रेनफोर्स सेक्शन के लिए इक्वेशन लिखते हैं। यहां पे हो जाएगा B और ये हो जाएगा आपके पास XU, इसका स्ट्रेस डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा, और ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा T। यहां पे आपने AST दिया है, इसका C क्या लिखोगे 0.36 B इंटू XU इंटू FC के, यहां पे B की जगह हमने क्या लिख दिया, BF लिख दिया। सेम इक्वेशन है, कहीं कोई चेंजेस नहीं है। इट मीन्स when the neutral axis lies in the flange, when the neutral axis lies in the flange, in that situation T और L beam behave like a imaginary rectangular beam। लिख सकते हैं इसको, तो यहां पे इसको हम पॉइंट आउट करके क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम पॉइंट करके लिख सकते हैं, इसको पॉइंट करके लिख सकते हैं दैट इज when neutral axis lies in flange then T और L beam behave like a imaginary rectangular beam, imaginary rectangle beam
इमेजिनरी रेक्टेंगल बीम की तरह बिहेव करेगी जिसका विड्थ BF होगा। चलो जी, तो ये हमारे पास केस 1 हो गया जिसके अंदर हमने क्या माना, न्यूट्रल एक्सिस जो है वो किसके अंदर है, जो है वो फ्लेंज के अंदर है, और ये सारी बातें हमने कर ली। दूसरा केस हम मान के चल रहे हैं जिसके अंदर हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई न्यूट्रल एक्सिस वेब में है। तो अब हम कंसीडर कर लेते हैं केस 2 जिसके अंदर हम लोग ये बोल रहे हैं व्हेन द न्यूट्रल एक्सिस इज इन वेब। तो इसके अंदर हो जाएगा केस 2 when the neutral axis is in web, और वेब का मतलब ये हो गया कि भाई XU का वैल्यू ज्यादा है DF से। XU का वैल्यू क्या है दोस्तों, XU का वैल्यू ज्यादा है DF से। दिस इज द वन। तो इसके अंदर हम लोग ये बोल रहे हैं XU का वैल्यू ज्यादा है DF से। तो आगे लिखने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये मान लो हमने टी बीम बनाया और ये हमने बना दिया कुछ ऐसे, और स्ट्रेस डायग्राम जब बनाता हूं दोस्तों तो दो पॉसिबिलिटी होगी। पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी, मैंने रेक्टेंगल सेक्शन यहां तक माना, यानी कि मैंने माना कि भी 3/7 XU जो है वो इतना है और न्यूट्रल एक्सिस मेरे पास यहां पे है, इसको आगे बढ़ा दो, हियर इट इज, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस। तो एक पॉसिबिलिटी क्या होगी दोस्तों, एक पॉसिबिलिटी हो गई कि भी डेप्थ के अलोंग मेरे पास स्ट्रेस डायग्राम कैसा बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है ये 3/7 XU इस DF से ज्यादा है। एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है दोस्तों जिसके अंदर मैं क्या बोल रहा हूं कि भी न्यूट्रल एक्सिस यहां पे है, अभी भी वेब में ही है, लेकिन इसके लिए जब मैं स्ट्रेस डायग्राम बनाऊंगा तो स्ट्रेस डायग्राम कैसा बनेगा, इसमें स्ट्रेस डायग्राम बनेगा कुछ ऐसे, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और पैराबोलिक बिहेवियर आना हो जाएगा कुछ ऐसे, और बाकी नीचे तो ऐसा रहेगा। दोनों में चेंज क्या है, ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है वो फ्लेंज की लाइन है। तो मैं अगर इस वाले के अंदर देखता हूं, दोनों ही देखो, ये केस 1 है, ये केस 2 है, दोनों के अंदर XU का वैल्यू ज्यादा है DF से, दोनों में XU का वैल्यू ज्यादा है DF से, लेकिन दोनों के अंदर क्या प्रॉब्लम है, इस वाले केस के अंदर जिसके अंदर हम लोग ये बोल रहे हैं कि भी 3/7 XU ज्यादा है DF से, यानी कि रेक्टेंगुलर पोर्शन की जो डेप्थ है वो ज्यादा है डेप्थ ऑफ फ्लेंज से। तो फ्लेंज के लिए जो स्ट्रेस डायग्राम होगा वो प्योर रेक्टेंगल होगा। अगर मैं बोल देता हूं कि भी 3/7 XU लेस देन है DF से, तब क्या होगा, तब ये होगा कि फ्लेंज की डेप्थ के अलोंग यहां पे कुछ पैराबोलिक बिहेवियर आएगा, यहां पे क्या आएगा, कुछ पैराबोलिक बिहेवियर भी आएगा। रेक्टेंगल तो पूरा आ ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ पैराबोलिक बिहेवियर भी आ रहा है। तो ये दोनों सिचुएशन आपको अलग अलग कंसीडर करना पड़ेगा, और ये दोनों ही सिचुएशन इस वाले केस की हैं। तो इसके अंदर मैं पार्ट 1 ले लेता हूं, जिसके अंदर ये बोलता हूं, केस 1 ले लेता हूं, इसी के अंदर क्या ले लेता हूं कि भाई XU ग्रेटर देन DF है, लेकिन 3/7 XU, यानी कि ये पहला वाला केस लेके मैं बात कर रहा हूं, इसी को लेके लिखेंगे। फिर हम लोग दूसरा वाला केस लेके इसके लिए हम लोग वैल्यू लिखेंगे क्या क्या होता है, राइट। तो ये समझने के लिए था। अब इसी चीज को हम लोग सिस्टमेटिकली जो है वो लिख लेते हैं, इसको सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं। चलिए, तो इसके अंदर हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसके अंदर हम लोग ये बोल रहे हैं इसमें हम लोग बोल रहे हैं, पहला पार्ट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, XU ग्रेटर देन है DF से, ये अच्छी बात है, XU ग्रेटर देन है DF से, यानी कि वेब में है, लेकिन बट 3/7 XU इज आल्सो ग्रेटर देन द DF। इसका मतलब ये रहा दोस्तों कि हम रेक्टेंगल पोर्शन का बिहेवियर मान रहे हैं फ्लेंज के लिए। इसका मतलब क्या रहा, हम रेक्टेंगुलर पोर्शन का बिहेवियर मान रहे हैं फ्लेंज के लिए। तो माय डियर फ्रेंड, इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या कहानी होगी। तो इसके लिए अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपके पास कुछ ऐसे। सो दिस इज द टी बीम, दिस इज द टी बीम। तो ये हमने टी बीम मान लिया लाइक दिस इज द टी बीम।
और इसमें हम नोटेशन शो करें, सो दिस वैल्यू इज द बी एफ, दिस वैल्यू इज द डी एफ, दिस वैल्यू इज द डी एफ, एंड दिस इज द बी डब्ल्यू, दिस इज द बी डब्ल्यू, एंड ये हो जाएगा दोस्तों दिस इज द ए एस टी, एरिया ऑफ स्टील, एंड इसके सेंटर से यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा दिस इज द इफेक्टिव डेप्थ, लाइक दिस, सिंपल। नाउ माय डियर फ्रेंड, व्हाट आई एम अज्यूमिंग, मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि न्यूट्रल एक्सिस लाई कर रहा है यहाँ पे, दिस इज द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। तो ये दोस्तों आपके पास में हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, दिस इज द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, ये हो गया एक्स यू जो यहाँ पे है, सो एक्स यू डी एफ से ज्यादा है, दैट्स ओके। इफ सपोज अगर मैं इसके लिए स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करता हूं, तो स्ट्रेस डायग्राम कैसा बनेगा, स्ट्रेस डायग्राम बनेगा कुछ ऐसे, लाइक दिस, ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों इसमें अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। तो मैं यहाँ पे इसके बराबर बना लेता हूँ, ये बनेगा कुछ ऐसे, यानी कि ये मेरे पास में कुछ इस तरीके से होगा और इसको नीचे आना चाहिए यहाँ पे, लाइक दिस, और ये आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे। चलो तो दोस्तों मैं इसके लिए अगर स्ट्रेस डायग्राम बनाऊंगा तो क्या बनेगा, इसका स्ट्रेस डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से, ये पोर्शन आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, एंड देन ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, और ये हो जाएगा कुछ ऐसे। इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये पोर्शन है आपके पास, दिस इज द 3/7 XU, दिस इज द 3/7 XU, और ये हो जाएगा दोस्तों 4/7 XU, 4/7 XU। अब अगर मैं फ्लेंज वाले पोर्शन के लिए अगर देखता हूं तो फ्लेंज वाले पोर्शन के लिए दोस्तों क्या दिख रहा है, फ्लेंज वाले यानी कि फ्लेंज के लिए मेरे पास स्ट्रेस डायग्राम प्योर रेक्टेंगल दिख रहा है, यस और नो। तो ये आपके पास में हो गया दोस्तों, इसके लिए जो आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे। नाउ AST जब लगा है तो इसका फोर्स हो जाएगा, यहां पे अगर हम देखें तो इसके लिए जो है वो टेंसाइल स्ट्रेस आ जाएगी कुछ ऐसे, लुक एट दिस, और ये हम इसको हटा देते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रेस आ जाएगी 0.87 FY, एंड यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 0.45 FCK, 0.45 FCK, सिंपल, सब कुछ ओके है। अब माय डियर फ्रेंड, जब मैं इसको एनालिसिस करना चाहता हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूं, मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूं। दो पार्ट में ब्रेक करने का मतलब, दो पार्ट में ब्रेक करने का मतलब ये हो गया कि मैं एक बार वेब का पोर्शन ले लेता हूं और दूसरी बार जो है मैं ओनली फ्लेंज का पोर्शन लेता हूं। देखो मैं क्या कर रहा हूं इसके अंदर, तो मैं पहली बार ये मान के चल रहा हूं दोस्तों कि भी मैंने वेब का पोर्शन लिया है, तो वेब का पोर्शन लिया तो मैं इस वाले पार्ट को यहां से यहां तक इमेजिन कर रहा हूं, ये मैंने यहां से यहां तक इमेजिन किया, और सेम ऐसा कैसा हमने यहां पे मान लिया दिस वन, और ये वाला पोर्शन मैंने ले लिया कुछ ऐसे, हियर इट इज, ये वेब का पोर्शन आ गया, दिस इज द वेब पोर्शन। फिर हमने ये माना कि भी हमारे पास में जो बचा हुआ है वो किसका हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्लेंज के लिए, तो ये हमने बोला दिस इज फॉर फ्लेंज सेक्शन, ये जो हो जाएगा दोस्तों दिस इज फॉर फ्लेंज सेक्शन। जो बाकी बचा है दिस इज फॉर फ्लेंज सेक्शन, ये जो बचा हुआ है दोस्तों वो हो जाएगा फ्लेंज पोर्शन, लाइक दिस। तो मैं इसके अंदर क्या कर दे रहा हूं, दो कैटेगरी के अंदर मैंने इसको ब्रेक कर दिया, ये हो जाएगा फर्स्ट फॉर वेब एंड सेकंड हो जाएगा फॉर फ्लेंज, ये हो जाएगा सेकंड जो हो जाएगा फ्लेंज के लिए, ये हो जाएगा फ्लेंज के लिए, क्लियर है। तो मैं 1 बाय 1 पहले वेब का देख लेता हूं फिर फ्लेंज का देख लेता हूं। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं वेब के लिए, पहले हम लोग किसके लिए देख लेते हैं, वेब के लिए, फॉर वेब, फॉर वेब, वेब के लिए देख लेते हैं। तो वेब के लिए देखेंगे दोस्तों तो हमारे पास जो सेक्शन बन रहा है वो सेक्शन बनेगा कुछ ऐसे, लुक एट दिस, दिस इज द वेब पोर्शन, दिस इज द वेब पोर्शन, और इस वेब पोर्शन के लिए हमने जो बोला वो क्या बोला, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, एंड द स्ट्रेस डायग्राम जो बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसे, लुक एट दिस, दिस इज द स्ट्रेस डायग्राम,
and we know that the stress diagram स्ट्रेस डायग्राम जो होगा वो होगा कुछ ऐसे, लाइक दिस इज द वन, लाइक दिस। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे होगा AST और यहाँ कुछ नहीं होगा, दिस इज द BW, और ये हो जाएगा दोस्तों XU, और यहाँ पे वैल्यू होगा दिस इज द 0.45 FCK, और यहाँ पे हो जाएगा दिस इज द 0.87 इंटू FY, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास दिस इज द AST, दिस इज द AST एंड इट इज कॉल्ड द न्यूट्रल एक्सिस, और इसके सेंटर से यहाँ तक की जो डेप्थ हो जाएगी वो हो जाएगी D, वो हो जाएगी D। तो दोस्तों अगर मुझे इसके लिए C और T लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा? अगर मुझे इसके लिए C और T लिखना होगा तो मैं लिखूंगा दिस इज द C1, दिस इज द C1 और दिस इज द T1, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड लीवर आर्म 1। तो ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा T1, और ये हो जाएगा आपके पास में LA1, दिस इज द LA1, दिस इज द LA1। तो माय डियर फ्रेंड जब आप इसमें देखोगे C1 और T1 के लिए तो क्या हो जाएगा, इसमें आप जो है वो C1 ये सिंगली वाला है, और सिंगली वाले के लिए आप क्या लिखोगे, C1 इज इक्वल टू 0.36, B की जगह आ जाएगा BW, 0.36 BW इंटू XU इंटू FCK, सेम होगा 0.36 BW XU इंटू FCK। इसी तरीके से T1 होगा आपके पास 0.87 FY इंटू AST1, एंड लीवर आर्म 1 हो जाएगा दैट इज D माइनस 0.42 इंटू XU, D माइनस 0.42 इंटू XU। सिमिलरली MR1 अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा C1 इंटू LA1, C1 इंटू LA1, और ये हो जाएगा MR1 इज इक्वल टू 0.36 BW इंटू XU इंटू FCK, D माइनस 0.42 इंटू XU। ये दोस्तों अपने पास हो गया किस वाले के लिए, T बीम के लिए। सिमिलरली अगर हम देखें तो सिमिलरली ये हो जाएगा दिस इज द MR1 इज इक्वल टू T1 इंटू LA1। तो दोस्तों ये हो जाएगा MR1 इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST1 इंटू D माइनस 0.42 इंटू XU, 0.42 इंटू XU। सो दिस इज द MR1, दिस इज द MR1 लाइक दिस। तो ये हमने बात करी वेब के लिए। अब हम बात कर लेते हैं फ्लेंज के लिए, अब हम बात कर लेते हैं फ्लेंज के लिए। तो सेकंड हो जाएगा दोस्तों फॉर फ्लेंज, ये हो जाएगा फॉर फ्लेंज, दूसरा हो जाएगा फॉर फ्लेंज, फ्लेंज। तो दोस्तों फ्लेंज के लिए मेरे पास में जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा वो देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, फ्लेंज के लिए बना देना है। तो दोस्तों ये बनेगा फ्लेंज के लिए ऐसा, कितना बचेगा ये, टोटल पहले BF था, टोटल पहले BF था, उसमें से BW वाला ये पोर्शन जो है वो हमने यहां पे बना दिया। तो भाई अब कितना बचा, तो BF में से BW माइनस हो जाएगा। तो भाई मेरे पास में विड्थ जो बची है, जो विड्थ बची है वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी BF माइनस BW। ये जो विड्थ बचा है वो क्या हो जाएगा, दिस इज BF माइनस BW, दिस इज द वन, BF माइनस BW। डेप्थ आप लोग जानते हैं दिस इज द DF होगा, दिस इज द DF डेप्थ होगा। लुक एट दिस, इसको जरा हम क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग जरा जूम करके लिख लेते हैं कुछ ऐसे, लाइक दिस। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा दोस्तों अपने पास, दिस इज कॉल्ड DF, दिस इज कॉल्ड DF। अब चूंकि मैंने दोस्तों वेब का पोर्शन जो है वो पोर्शन मैंने क्या कर रखा है, यहां अलग से पूरा सेपरेटली ले रखा है। तो मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, यहां पे एक इमेजिनरी सेक्शन मान लेता हूं नीचे, यहां पे क्या कर लेता हूं, इमेजिनरी सेक्शन मान लेता हूं कुछ ऐसे, दिस इज द इमेजिनरी सेक्शन,
हियर इट इज द इमेजिनरी सेक्शन लाइक दिस, सिंपल। और ये हो गया। अब हम क्या करें, अब हम इसके लिए स्ट्रेस डायग्राम बना लेते हैं। तो दोस्तों जब मैं स्ट्रेस डायग्राम बनाऊंगा तो स्ट्रेस डायग्राम कैसा बनेगा, स्ट्रेस डायग्राम बनेगा रेक्टेंगल। स्ट्रेस डायग्राम बनेगा आपके पास दैट इज रेक्टेंगल। दिस इज द वन, ये डायग्राम बनेगा रेक्टेंगुलर। क्यों बनेगा रेक्टेंगल भाई, देखो इधर फ्लेंज के लिए मेरे पास कैसा पोर्शन बन रहा है, फ्लेंज के लिए बन रहा है दिस इज द वन। ओनली फ्लेंज के लिए जो है प्योर रेक्टेंगुलर बन रहा है, तो हमने रेक्टेंगल बना दिया कुछ ऐसे। सो दिस इज द प्योर रेक्टेंगल। स्ट्रेस डायग्राम आपके पास बन जाएगा प्योर रेक्टेंगल लाइक दिस। और यहां से यहां तक देखोगे तो क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक ये कुछ नहीं आएगा लाइक दिस, ये कुछ नहीं आएगा। और फिर उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो भाई यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जो है दोस्तों ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और ये आ जाएगा आपके पास तो ये आ जाएगा आपके पास 0.87 इंटू एफ वाई। और यहाँ पे आपने AST2 लगा रखा, दिस इज द AST2। और ये डेप्थ हो गया, यहाँ पे वैल्यू होगा दिस इज द 0.45 FC के। एंड दिस डेप्थ, ये डेप्थ DF आपको दे रखा है, ये डेप्थ आपको दे रखा है DF। नाउ अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको जो है वो जो है इसके अंदर क्या कर लेना है, C2 का वैल्यू लिखना है। सो दिस इज गोइंग टू C2, और ये हो जाएगा दोस्तों आपके पास दिस इज द T2, दिस इज द T2। सो ये हो जाएगा T2 और ये हो जाएगा C2, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आ जाएगा LA2, दिस इज द LA2, सिंपल। दिस इज LA2 सिंपल। अब अगर मुझे C2 लिखना है तो C2 लिखना तो क्या लिखूंगा दोस्तों, क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम इंटू विड्थ ऑफ सेक्शन। तो एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम क्या हो जाएगा 0.45 FC के इंटू DF इंटू विड्थ ऑफ सेक्शन BF माइनस BW। तो माय डियर फ्रेंड जब मैं इसके लिए C2 लिखूंगा तो C2 हो जाएगा हमारे पास कुछ ऐसे, C2 हो जाएगा दिस इज द वन 0.45 FC के इंटू DF इंटू BF माइनस BW, एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम इंटू विड्थ ऑफ सेक्शन BF माइनस BW। ठीक है, तो ये हो गया C2। नाउ अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, T2 का वैल्यू हो जाएगा दिस इज 0.87 FY इंटू AST2। नाउ व्हाट इज द लीवर आर्म 2। तो दोस्तों लीवर आर्म 2 का सोचो, तो पहले ये देखो C2 लगेगा कहां पे, C2 लगेगा कहां पे, C2 लगेगा दोस्तों इस साइड के यानी कि H/2 पे। H/2 कितना है DF/2, तो ये हो जाएगा दैट इज DF/2। तो लीवर आर्म 2 क्या लिखा जाएगा, लीवर आर्म 2 लिखा जाएगा यहां से यहां तक क्या रहता है, यहां से यहां तक ये है D, तो ये हो जाएगा D माइनस DF/2। तो माय डियर फ्रेंड ये हो जाएगा आपके पास में D माइनस DF/2, दिस इज द वन, क्लियर। अब यहां पे अगर आप MR2 लिखना चाहें तो MR2 हो जाएगा C2 दैट इज 0.45 इंटू FC के इंटू DF इंटू BF माइनस BW, BF माइनस BW इंटू D माइनस DF/2, D माइनस DF/2। सिमिलरली जब मैं T2 इंटू LA2 लिखूंगा तो ये हो जाएगा दिस इज 0.87 FY इंटू AST2 इंटू D माइनस DF/2, दिस इज द वन, DF माइनस DF/2, लुक एट दिस। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपके पास में MR2 का इक्वेशन जो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, MR2 का इक्वेशन, क्लियर है। बट प्रॉब्लम ये है दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है मेरे पास, प्रॉब्लम ये है कि भाई मैं जो है इंडिविजुअल कैलकुलेट नहीं कर रहा, मुझे तो सबका एक साथ चाहिए। एक साथ का मतलब ये हो गया दोस्तों, ये आपके पास में रियल सेक्शन है, कहां गया, दिस इज द रियल सेक्शन।
तो मैं जब इसके अंदर फोर्सेस को शो करूंगा तो कैसे शो करूंगा, इसमें फोर्सेस को शो करूंगा तो भाई मेरे पास ये आ जाएगा C1, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास दैट इज C1, दिस इज द C1 एंड दिस इज द T1, दिस इज द T1, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा लिबराम 1, दिस इज द C1, दिस इज द T1 सिमिलर। एंड दूसरा आ जाएगा दोस्तों मेरे पास दैट इज, दूसरा आ जाएगा दैट इज C2, दिस इज द C2 एंड इट इज द T2, दिस इज द T2। तो दोस्तों ये आ जाएगा अपने पास दिस इज द T2 और ये हो जाएगा C2, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आ जाएगा दिस इज द LA2, और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आ जाएगा दिस इज द LA1, LA1। C1 C2 T1 T2 का वैल्यू हम लोग अच्छे से कैलकुलेट कर चुके हैं। सो वी आर हियर इंटरेस्टेड, अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि भाई हम लोग इसके लिए XU एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड MR के इक्वेशन लिखें इसके लिए। तो जब मैं इसके लिए इक्वेशन लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, इसके लिए जब मैं इक्वेशन लिखूंगा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस तब क्या लिखेंगे, तो इसके लिए हम लोग लिख लेते हैं, पहला हो जाएगा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो कि हो जाएगा XU, जो कि हो जाएगा XU। तो ये हम लोग लिखेंगे दोस्तों दैट इज C इज इक्वल टू T से, C हो जाएगा C1 प्लस C2 इज इक्वल टू T1 प्लस T2, T1 प्लस T2। तो माय डियर फ्रेंड C1 होगा वेब के करस्पॉन्डिंग, तो ये लिखा जाएगा 0.36 BW इंटू XU इंटू FC के, प्लस C2 होगा फ्लेंज के करस्पॉन्डिंग, तो ये हो जाएगा 0.45 FC के इंटू DF इंटू विड्थ ऑफ सेक्शन B माइनस BW इज इक्वल टू T1 प्लस T2। T1 T2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज 0.87 FY इंटू AST1 प्लस 0.87 FY इंटू AST2। हम ये जानते हैं दोस्तों AST1 प्लस AST2 जो है किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा AST के। तो मैं इसको रीराइट लिख देता हूं, ये हो जाएगा आपके पास दैट इज 0.36 BW इंटू XU इंटू FC के प्लस 0.45 इंटू FC के इंटू DF इंटू BF माइनस BW, BF माइनस BW इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST, टोटल AST लिख दिया हमने, AST1 प्लस AST2 को हमने क्या लिख दिया, AST लिख दिया। सो माय डियर फ्रेंड इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, XU का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, XU का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए जी, तो ये हो जाएगा आपके पास दोस्तों दिस इज द इक्वेशन। अब अगर आपको XU लिमिट निकालना, तो XU लिमिट तो वही होता है, सिंपल सी बात है, उसमें तो कोई टेंशन है नहीं। तो बी पोर्शन हो जाएगा XU लिमिट, XU लिमिट क्या होगा, दिस इज द K इंटू डी। K का वैल्यू आप अच्छे से जानते हैं, 250 के लिए 0.53 एंड 415 के लिए 0.48, 500 के लिए 0.46, सिंपल सी बात है। अब अगर मुझे इसके लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिखना है तब कैसे लिखेंगे, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिखा जाएगा C हो जाएगा दैट इज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये लिखा जाएगा दोस्तों MR इज इक्वल टू C1 इंटू LA1 प्लस C2 इंटू LA2। सो दोस्तों ये हो जाएगा दैट इज MR इज इक्वल टू C1 होगा 0.36 BW इंटू XU इंटू FC के,
0.36 बी इंटू एक्स यू इंटू एफ सी के डी माइनस 0.42 इंटू एक्स यू प्लस C2 क्या होगा, एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम, एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम हो जाएगा आपके पास दैट इज 0.45 FCK 0.45 FCK इंटू DF इंटू विड्थ ऑफ सेक्शन हो जाएगा BF माइनस BW इंटू लीवर आर्म 2 हो जाएगा D माइनस DF बाई 2 सो दिस इज द MR इक्वेशन जो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। दिस इज द MR इक्वेशन जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? सो दिस इज द MR इक्वेशन दोस्तों। ये हमने किस वाले पार्ट के लिए लिया था, ये हमने पार्ट के लिए लिया था, किसके लिए, जब हमने बोला था XU ग्रेटर देन DF, वेब में है लेकिन फ्लेंज के लिए मेरे पास जो है वो रेक्टेंगुलर बिहेवियर आ रहा है। अब जैसे जैसे मैं इस XU को ऊपर करता जाऊंगा पैराबोलिक बिहेवियर जो है वो फ्लेंज की तरफ बढ़ता जाएगा। अगर मैं ये बोलता हूं सिंपली दोस्तों कि भाई हमने बोला कि भाई मेरे पास में न्यूट्रल एक्सिस यहां कहीं है, अभी भी वेब में है, लेकिन अब मेरे पास फ्लेंज के लिए जो है वो प्योर रेक्टेंगल ना होके कुछ पैराबोलिक बिहेवियर भी आएगा, पैराबोलिक बिहेवियर भी आएगा। तो वो क्या होगा उसके लिए हम लोग जो है बात कर लेते हैं, उसके लिए हम लोग जो है वो बात कर लेते हैं, यानी कि केस 2 का पार्ट ले लेते हैं। चलो तो केस 2 के पार्ट के लिए क्या होगा ये हम देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों, केस 2 के पार्ट के लिए हमारे पास जो होगा वो आ जाएगा कुछ ऐसे। यहां पे हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर हम लोग ये बोल रहे हैं दिस इज द ये हो जाएगा पार्ट 2 और ये हट जाएगा अलग। तो दिस इज द पार्ट 2, दिस इज द पार्ट 2, केस 2 का पार्ट 2, XU ग्रेटर देन DF बट 3/7 XU लेस देन DF। क्या कहानी होगी पहले वो देख लेते हैं। तो मैं इसको क्या कर लेता हूं, इसको हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं, ये हटा दिया मैंने, दिस इज द वन, ये सारा हटा दिया, बाद में दोबारा बना लेंगे अगर रिक्वायर्ड होगा तो ये सारा हटा देते हैं कुछ ऐसे। चलो इसको रहने देते हैं। ये हो जाएगा XU, इसको हटाओ नहीं, इसको ऊपर शिफ्ट करो, ये हो जाएगा XU। जैसे जैसे ऊपर शिफ्ट होगा, मान लो हमने यहाँ पे बना दिया, तो भाई यहाँ पे बना दिया तो क्या होगा, यहाँ पे बना दिया तो मेरे पास में जो है वो यहाँ पे बना दिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ ऐसे। अब देखो ये हमने बोला दिस इज द XU, ये हमने बोला दिस इज द XU। तो जब मैं XU को यहाँ कर देता हूँ दोस्तों, तो भाई मेरे पास में ये वाला विड्थ जो है, ये वाला जो विड्थ है वो क्या चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा कुछ ऐसे। लुक एट दिस, लुक एट दिस। और इसके अंदर जो है दोस्तों आपके पास पैराबोलिक, यानी कि जब मैं डायग्राम बनाऊंगा दोस्तों तो क्या होगा, इसका बिहेवियर होगा कुछ ऐसा, ये ऐसा, यानी कि फ्लेंज की डेप्थ के अलोंग कुछ पैराबोलिक बिहेवियर आ रहा है, फ्लेंज की डेप्थ के अलोंग क्या आ रहा है, कुछ पैराबोलिक बिहेवियर आ रहा है। तो मुझे अब यहाँ पे पैराबोलिक इफेक्ट लेना होगा जब मैं फ्लेंज को एनालिसिस करूंगा तब। बाकी वेब को जब एनालिसिस करूंगा तो मैं सेम रखूंगा जो पहले किया है। तो ठीक वैसा का वैसा ही करेंगे जैसे हमने पहले किया, वेब का अलग से लिख देते हैं, फिर फ्लेंज का अलग से लिखते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूं दोस्तों, वेब का लिख देता हूं। तो वेब के लिए हम लोगों ने पहले से ही लिख रखा है, तो मैं उसी पार्ट को ले लेता हूं। तो ये हो जाएगा वेब के लिए। तो वेब के लिए क्या होगा, वेब के लिए अगर हम बात करें दोस्तों तो ये आ जाएगा वेब के लिए, लुक एट दिस। तो दोस्तों हमारे पास क्या सिचुएशन थी, हमारे पास ये कंडीशन थी। तो हमने क्या बोला, हमने ये बोला दोस्तों कि भाई हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, पहला हो जाएगा वेब का, दूसरा हो जाएगा फ्लेंज का। तो हमने क्या करा, वेब के लिए ये लिख दिया, ये सेम वैसा का वैसा ही जैसा पहले किया था, चाहे न्यूट्रल एक्सिस में न्यूट्रल एक्सिस डाउन हो या अप हो, वेब के जो है C1 T1 LA1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
वो सेम रहेगा। फर्क पड़ेगा ओनली किस पे, वो फर्क पड़ेगा ओनली किस पे, फ्लेंज वाले पोर्शन पे। तो वेब का पोर्शन एज इट इज है, जो हमने पहले लिख रखा है उसी चीज को हम लोग यहां पे शो कर दिए हैं। अब आते हैं वेब वाले पोर्शन, फ्लेंज वाले पोर्शन पे। तो जब मैं फ्लेंज वाले पोर्शन की बात करता हूं तो क्या होगा वो देख लेते हैं। तो मेरे पास में हो जाएगा दिस इज द फ्लेंज पोर्शन, सो हियर इट इज। तो इस फ्लेंज पोर्शन की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे। तो ये है हमारे पास में फ्लेंज का। तो माय डियर फ्रेंड, जब हम फ्लेंज के लिए स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं तो मैं यहां पे इसको हटा देता हूं, पहली चीजें ये सारा हटा देते हैं, ये सारा हटा देते हैं। तो पहले वाले केस में हमने क्या देखा था कि डेप्थ के अलोंग मेरे पास में प्योर रेक्टेंगल बिहेवियर आ रहा है। लेकिन अब क्या सीन हो रहा है, अब सीन ये हो रहा है दोस्तों, अब सीन ये हो रहा है कि भी मेरे पास में प्योर रेक्टेंगल नहीं बन रहा है, प्योर रेक्टेंगल नहीं बन रहा है। तो कैसा बन रहा है वो देख लेते हैं। तो हमने बनाया इसके अंदर कुछ ऐसे, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, लुक एट दिस, और ये हो जाएगा कुछ ऐसे, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ ऐसे, ये सेम रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये सेम रहेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ध्यान ये देना होगा कि आपको जब ये लाइन ड्रॉ कर रहे हो ना तो ये सेम रहना चाहिए, क्योंकि अभी फिलहाल हम लोग एग्जैक्ट बिहेवियर को शो कर रहे हैं। दिस इज द वन। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, लाइक दिस, हियर इट इज, हियर इट इज। चलिए, एंड इसके अंदर अगर हम देखें दोस्तों तो हमारे पास में क्या होगा, ये आ रहा है कुछ ऐसे, लाइक दिस, और इसके अंदर जो बिहेवियर दे रहा है वो रियल बिहेवियर दे रहा कुछ ऐसा, ये बिहेवियर दे रहा कुछ ऐसा। डी एफ तक जो फ्लेंज के अंदर स्ट्रेस डायग्राम बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है। देखो इधर डी एफ की डेप्थ के अंदर क्या बन रहा है, ये कुछ हल्का सा पोर्शन आ रहा है इसके अंदर, बाकी ये आ रहा है। फ्लेंज के लिए इतना ही लेंगे। तो भाई मेरे पास में रियल बिहेवियर है ये वाला, रियल बिहेवियर है ये वाला। बट आईएस कोड ये कहता है दोस्तों, आईएस कोड क्या कहता है, आईएस कोड ये कहता है कि आप क्या करो, इसमें पैराबोलिक बिहेवियर आ रहा है ना, आप क्या करो, स्ट्रेस डायग्राम की विड्थ, सॉरी स्ट्रेस डायग्राम की डेप्थ को रिड्यूस कर दो टू मेक यूनिफॉर्म स्ट्रेस डायग्राम। यूनिफॉर्म स्ट्रेस डायग्राम बनाने के लिए हम लोग क्या कर दे रहे हैं, स्ट्रेस डायग्राम की डेप्थ को हम लोग जो है वो रिड्यूस कर दे रहे हैं। और रिड्यूस कर रहे हैं हम लोग कहां तक, रिड्यूस कर रहे हैं हम लोग जो है वो वाई एफ तक। ये हम लोग रिड्यूस कर दे रहे हैं कहां तक, हम लोग रिड्यूस कर दे रहे हैं वाई एफ तक। तो ये हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं कुछ ऐसे, और नया जो स्ट्रेस डायग्राम का डेप्थ बनेगा वो आ जाएगा आपके पास कुछ ऐसे। और यहाँ पे हम लोग स्ट्रेस डायग्राम बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, हियर इट इज, दिस इज द वन। और यहाँ पे हम जो वैल्यू शो करेंगे दोस्तों, ये वैल्यू एज इट इज रहेगा, इसमें तो हमने कोई चेंज किया नहीं। बट नया जो डेप्थ आ गया वो डेप्थ आ गया वाई एफ, और इसके अंदर प्योर रेक्टेंगल है। पहले डी एफ तक था और डी एफ के अंदर पैराबोलिक बिहेवियर था। तो आईएस कोड ये कहता है कि टू मेक यूनिफॉर्म स्ट्रेस और नेग्लेक्ट द पैराबोलिक बिहेवियर वी रिड्यूस द डेप्थ ऑफ स्ट्रेस डायग्राम डी एफ टू वाई एफ। हम डेप्थ ऑफ स्ट्रेस डायग्राम को, यानी कि फ्लेंज तक की टोटल जो डेप्थ थी उसको हम रिड्यूस करके कहां तक ले लेते हैं, वाई एफ तक ले लेते हैं। जब वाई एफ तक मैंने ले लिया दोस्तों, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, हम लोग जो है वो इसके लिए स्ट्रेस डायग्राम बना सकते हैं कुछ ऐसे। तो बाकी सारा वही है, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो ये बन गया कुछ ऐसे, और ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। अब इसमें हम जब फोर्सेस शो करेंगे तो फोर्सेस हो जाएगा मेरे पास में, दिस इज द, ये आ जाएगा दोस्तों, दिस इज द C2, दिस इज द C2, और यहां पे आ जाएगा मेरे पास दोस्तों दिस इज द T2। सो माय डियर फ्रेंड, यहां पे आ जाएगा दिस इज द T2, सो दिस इज द T2। तो ये हो जाएगा दोस्तों T2। सो माय डियर फ्रेंड, ये हो जाएगा T2 और ये हो जाएगा दिस इज द C2, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा LA2, LA2। और ये जो लोकेट करेगा, ये जो लोकेट करेगा वो लोकेट करेगा यहाँ पे, और ये डिस्टेंस हो जाएगा दिस इज YF/2।
दिस इज द वाई एफ बाई टू। तो माय डियर फ्रेंड, आपके पास में जो है अब स्ट्रेस डायग्राम ये ना रह के ये वाला लेंगे, तो हम लोग कौन सा स्ट्रेस डायग्राम लेंगे? दिस इज द स्ट्रेस डायग्राम हम लोग जो कंसीडर करेंगे, दिस वन। सिंपल, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहां पे हम लोग इस चीज को मेंशन कर देते हैं, इस चीज को मेंशन कर देते हैं, क्या कर देते हैं? तो इसके अंदर मेंशन कर देते हैं टू मेक यूनिफॉर्म स्ट्रेस, टू मेक यूनिफॉर्म स्ट्रेस, यहां पे हम लोग लिख देते हैं इसके अंदर टू मेक यूनिफॉर्म स्ट्रेस, यूनिफॉर्म स्ट्रेस फॉर फ्लेंज सेक्शन, फॉर फ्लेंज सेक्शन, द डेप्थ ऑफ स्ट्रेस डायग्राम, द डेप्थ ऑफ स्ट्रेस डायग्राम, डेप्थ ऑफ स्ट्रेस डायग्राम रिड्यूस टू वाई एफ, रिड्यूस टू वाई एफ। वाई एफ तक क्या होगा दोस्तों? ये रिड्यूस हो जाएगा। अब वाई एफ तक रिड्यूस हो गए, कितना आएगा ये? वाई एफ तक रिड्यूस हो गए, कितना आएगा? तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। इसके अंदर वाई एफ का जो वैल्यू होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके पास में वाई एफ का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा दैट इज 0. वाई एफ हो जाएगा दैट इज 0.15 XU प्लस 0.65 DF। सो दिस इज द वाई एफ, दिस इज द वाई एफ। तो माय डियर फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है और ये याद भी रखना है, गेट में और ईएससी दोनों में ये पूछा गया है। तो डेप्थ ऑफ स्ट्रेस डायग्राम क्या होगा? डीएफ से रिड्यूस होके कहां पे आ गया? वाईएफ आ गया। तो इसका मतलब ये रहा कि फ्लेंज वाले पोर्शन के लिए हमने जो जो भी इक्वेशन लिखी थी उन सब के अंदर क्या आ जाएगा? डीएफ की जगह वाईएफ आ जाएगा। सिंपल सी बात है, डीएफ की जगह क्या आ जाएगा? वाईएफ आ जाएगा। तो भाई मुझे इसके लिए अगर C2 लिखना है, इसके लिए मुझे C2 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो चलो इसके लिए अगर मुझे C2 लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा C2 इज इक्वल टू ये आपके पास में डायग्राम बना। इसके लिए मुझे C2 लिखना तो क्या लिखूंगा? एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम 0.45 FCK इंटू IF इंटू विड्थ ऑफ सेक्शन BF माइनस BW, यही लिखूंगा मैं। तो भाई मेरे पास में ये जो इक्वेशन है पहले वाले के लिए है, तो इसके अंदर जहां जहां भी मेरे पास में DF है, जहां जहां भी DF है उसकी जगह में क्या लिख दूंगा? उसकी जगह में लिख दूंगा YF, वहां पे मैं लिख दूंगा YF। चलो तो C2 हो जाएगा एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम 0.45 FCK इंटू YF इंटू विड्थ ऑफ सेक्शन, ये सेम रहेगा। लिब्राम 2 हो जाएगा D माइनस YF बाई 2, D माइनस YF बाई 2। लुक एट दिस, YF बाई 2 माइनस हो जाएगा। सिंपली अगर मैं यहां पे देखता हूं दोस्तों इसके अंदर, तो ये हो जाएगा आपके पास दैट इज, ये हो जाएगा MR2 C2 इंटू लिबराम 2, तो C2 हो जाएगा दिस इज द YF और यहां पे आ जाएगा दिस इज द YF बाई 2। MR2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा T2 इंटू लिबराम 2, तो ये हो जाएगा दिस इज द YF बाई 2। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां जहां DF है वहां वहां आपको क्या लिख देना है? YF लिख देना है। तो दोस्तों ये आपने लिख दिया किसके लिए? ये आपने लिखा MR के लिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए। अब मैं कंबाइंड सेक्शन की बात करता हूं दोस्तों। जब कंबाइंड सेक्शन की बात करूंगा तो क्या होगा? कंबाइंड सेक्शन का मतलब ये है, कहां गया? ये कंबाइंड सेक्शन है। तो मैं इस कंबाइंड सेक्शन के लिए जब लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? देखिए, तो सबसे पहले हम लोग शो कर लेते हैं। ये हो जाएगा दिस इज द C2 एंड ये हो जाएगा दोस्तों दिस इज द T2। तो माय डियर फ्रेंड, ये आपके पास में हो गया दिस इज द C2 और ये हो गया आपके पास में T2। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो गया LA2, दिस इज द LA2। एंड नेक्स्ट आ जाएगा दिस इज द ये आ जाएगा इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा C1, दिस इज द C1
और ये हो जाएगा अपने पास दैट इज T1। तो माय डियर फ्रेंड ये हो जाएगा T1 और ये हो जाएगा C1। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा LA1। सिंपल। अब क्या करना है, अब मुझे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस लिखना है। तो व्हाट इज द एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस? C1 प्लस C2 इज इक्वल टू T1 प्लस T2। सिंपल। चलो तो लिख लेते हैं इसके लिए एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या हो जाएगा। चलिए तो पहला लिख लेते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यानी कि XU। तो XU हो जाएगा दोस्तों आपके पास C1, ये हो जाएगा C1 प्लस C2 इज इक्वल टू T1 प्लस T2। मैं इसको सीधा सीधा अब T लिख सकता हूं। हम एटलीस्ट कितनी बार कर चुके हैं, ये चौथी बार लिख रहे हैं, तो मैं T1 प्लस T2 को सीधा T लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 0.36 BW इंटू XU इंटू FC के प्लस C2 किसके करस्पॉन्डिंग है? YF की डेप्थ के अलोंग। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम 0.45 FC के स्ट्रेस इंटू डेप्थ कितना है? YF। तो ये हो जाएगा YF इंटू विड्थ ऑफ सेक्शन BF माइनस BW इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST। सो माय डियर फ्रेंड ये आपके पास में हो गया किसके लिए? एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का इक्वेशन। चलो दूसरा लिख लेते हैं लिमिटिंग डेप्थ और ये हो जाएगा दोस्तों XU लिमिट। हम ये जानते हैं दोस्तों XU लिमिट इज इक्वल टू K इंटू डी। XU लिमिट इज इक्वल टू K इंटू डी। दिस इज द K इंटू डी। अब अगर हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिखना है तो कैसे लिखेंगे? दैट इज C1 इंटू LA1 प्लस C2 इंटू LA2। तो यहां पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो तीसरा हो जाएगा MR के लिए। तो MR हो जाएगा दोस्तों दैट इज MR इज इक्वल टू C1 इंटू LA1 प्लस C2 इंटू LA2। तो माय डियर फ्रेंड यहां पे अगर हम बात करें MR हो जाएगा C1 होगा वेब के करस्पॉन्डिंग। दिस इज द 0.36 BW इंटू XU इंटू FC के इंटू LA1 हो जाएगा D माइनस 0.42 इंटू XU। ठीक है, दूसरा हो जाएगा C2 होगा दैट इज 0.45 FC के इंटू YF 0.45 FC के इंटू YF इंटू ये हो जाएगा 0.45 FC के इंटू YF इंटू D माइनस नहीं अभी नहीं, ये हो जाएगा दैट इज BF माइनस BW। ये हो जाएगा तुम्हारे पास C2 फोर्स एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम इंटू विड्थ ऑफ सेक्शन इंटू लीवर आर्म क्या हो जाएगा? D माइनस YF बाई 2। सो माय डियर फ्रेंड दिस इज द MR इक्वेशन जो आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। सिंपल सा पार्ट है। तो आपको करना क्या है? ये इक्वेशन जो है रटनी तो है नहीं, जैसे जैसे आपको दिया गया वैसे वैसे सोल्व करना है। क्या करना है? अगर मान लो मैंने T का कोई डेटा दे दिया, T बीम का विड्थ दे दिया, फ्लेंज का डेप्थ दे दिया, सारा डेटा दे दिया, मैंने आपसे पूछा MR निकालो। तो T बीम के लिए LSM से जब हम MR निकालते हैं तो हमारे पास 3 MR की इक्वेशन है। एक MR की इक्वेशन तो ये है जिसके अंदर हम लोग बोलते हैं कुछ पैराबोलिक बिहेवियर फ्लेंज में आ रहा है। दूसरी MR की इक्वेशन जो है दोस्तों वो है हमारे पास ये वाले। इसके अंदर हम लोग ये बोलते हैं कि भाई फ्लेंज के अंदर प्योर रेक्टेंगल आ रहा है। तीसरी हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये वाली जिसके अंदर हम लोग मान के चल रहे हैं कि भाई हमारे पास में जो है वो न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज में है, तब MR की इक्वेशन ये है। तो करना क्या है आपको? जो भी डेटा दिया रहता है उससे सबसे पहले आप लोग कैलकुलेट करिए
कि भाई न्यूट्रल एक्सिस कहां है। सबसे पहले हम मानेंगे फ्लेंज के अंदर, और फ्लेंज वाली के करस्पॉन्डिंग आप एक्स यू निकालेंगे, और वो अगर डीएफ से लेस आ जाता है तब तो कोई टेंशन है नहीं। इसमें एक्स यू कैसे निकालोगे, इसमें एक्स यू निकालोगे आप, इसमें एक्स यू निकालोगे, एक्स यू इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी डिवाइडेड बाई 0.36 बी एफ इंटू एफ सी के, बी की जगह बी एफ आ जाएगा। इस वाली चीज से आप क्या करोगे, एक्स यू निकालोगे, इस एक्स यू को आप कंपेयर करोगे डीएफ से। अगर एक्स यू लेस देन हो जाता है डीएफ से तब तो ठीक है, कोई टेंशन है नहीं, जो हमने माना उसी को लेके हम बात कर रहे हैं। अगर ये गलत हो जाता है तब हम क्या मानेंगे, तब हम मानेंगे कि भाई न्यूट्रल एक्सिस जो है वो किस में है, वेब के अंदर है, न्यूट्रल एक्सिस वेब के अंदर है। और वेब के अंदर भी हम पहली पॉसिबिलिटी ये लेते हैं इस वाली सिचुएशन को लेके। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या करना है, एक्स यू निकालना है। कहां गया ये, इस वाली इक्वेशन को यूज करते हुए एक्स यू निकालना है। अगर एक्स यू का वैल्यू दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, एक्स यू ग्रेटर देन डी एफ बट 3/7 एक्स यू ग्रेटर देन डी एफ, दोनों अगर सेटिस्फाई करता है तो फिर इस वाली से आगे आप एम आर को लेके सोल्व कर लो। लेकिन अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तब आपको तीसरी सिचुएशन में जाना है, जहां पे आपके पास अगेन जो है वो दोस्तों ये रहा, इसको लेके आपको क्या करना है, ये वाला पुराना है ये ला, इसमें आपको क्या करना है, एक्स यू का वैल्यू पुट निकालना है। वाई एफ का फॉर वाई एफ क्या होता है, वाई एफ आपके पास में आ जाएगा दिस इज द वन जिसमें एक्स यू है। तो ये अपने आप में एक जो है क्वाड्रेटिक या पावर 3 की इक्वेशन बनेगी, जो भी होती है उसको सोल्व करिए, एक्स यू निकालिए, तीनों में से किसी एक में सेटिस्फाई करेगा। तो जिसमें भी सेटिस्फाई करता है उसके करस्पॉन्डिंग एमआर का वैल्यू निकालना है और सोल्व कर लेना है। सिंपल है, ओनली कैलकुलेशन है, और एक भी इक्वेशन को रटना नहीं है। मैंने सारी चीजें आपको डेराइव करके बताई है और वैसा ही किया जैसा हमने सिंगली में सीखा है। ठीक है दोस्तों, तो एनालिसिस ऑफ सिंगली, डबली और टी बीम बाय एलएसएम यहां पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी गेट के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक के, वो सारे हम लोग डिस्कशन करेंगे। देन हम लोग स्टार्ट करेंगे अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज कॉल्ड डिजाइन ऑफ शियर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितना इंपॉर्टेंट एलएसएम का सिंगली, डबली और टी बीम है उतना ही इंपॉर्टेंट शियर वाला चैप्टर है। आप पीवाईक्यू उठा के देखिए, एवरी ईयर जो है उसमें से क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपने जो सोम के अंदर बातें करी होगी, स्ट्रेस डायग्राम, मोर सर्कल और शियरिंग स्ट्रेस का इफेक्ट क्या होता है, कैसे होता है, क्या रियल फीलिंग है उसका, विल सी इन द डिजाइन ऑफ शियर चैप्टर। बट बिफोर दैट वी डेफिनेटली विल कंप्लीट द प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे एनालिसिस पोर्शन खत्म होता है। थैंक यू।